नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आप सब ने एफएसटी का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है ना। और होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, ठीक है ना। और नीट के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आप लोग ऐसे ही प्रॉपर एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है ना। तो उसी एफएसटी के पेपर का आज हम डिस्कशन लेके आए, ठीक है ना। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों का मिशन है, हमारे प्यारे सिंह सर का जो मिशन है वो क्या है बेटा, देख लेते हैं। आप पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन के तहत आज का जो एफएसटी हुआ था उसका पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक एक बेसिक सी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए और आप लोग जो भी गलतियां हो उनको सही करिए। तो पहला क्वेश्चन आ गया बेटा आपका। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन द वेपर फेज में निकालना है इज इन इक्विलिब्रियम विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पर बेटा आपको प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी गिवन है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 200 टॉर, टॉलिन के लिए 150 टॉर, हैविंग 5 मोल्स ऑफ ईच। तो यहाँ पर बेटा दोनों के अगर हम बात करें बेंजीन और के 5 मोल दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन इसके भी 5 मोल दिए गए हैं। तो बेटा अगर यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन निकालें बेंजीन और टॉलिन का, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5/5 + 5 कितना 10, तो ये आ जाएगा 0.5। अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन निकालें बेटा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.5, क्योंकि दोनों के मोल्स क्या है बेटा, सेम है, ठीक है ना। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा कि आपसे मोल फ्रैक्शन किस में पूछ रहा है, वेपर फेज में पूछ रहा है। तो जैसे मोल फ्रैक्शन नॉर्मल निकालना होता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल, ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन जब कभी वेपर फेज में पूछता है तो राउल्स इक्वल टू क्या करना पड़ता है, डाल्टन। तो वहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा। और हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में जब बात करते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा उसको YA और YB से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला बन जाएगा बेंजीन इक्वल टू बेटा, यहां पर फॉर्मूला बनेगा P0 बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन बेंजीन अपॉन बेटा टोटल प्रेशर PT, ठीक है ना। तो सारी चीजें रख देते हैं बच्चों, सारा कुछ निकाला गया है, आपको बेंजीन लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा देखो P0 बेंजीन का कितना दिया गया है 200 इंटू बच्चों मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना आ गया 1/2 अपॉन बच्चों, जब आप PT निकालेंगे तो PT क्या होता है सबको पता है बेटा, टोटल प्रेशर। P0A मतलब बेंजीन और टॉलिन तो कर लेंगे, तो बेंजीन B इंटू XB प्लस P0 टॉलिन T, टॉलिन है बेटा टॉलिन, ठीक है, इंटू बेटा XB XT, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सारा कुछ अगर आप कैलकुलेशन रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 200 इंटू बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कितना दिया गया 150, ठीक है, इंटू बच्चों 1/2। तो ये आपका आ चुका है, इसका 75 आ गया बच्चों और यहाँ पर आ गया 100, तो ये आपका आ गया 175 प्लस है, तो 175 आ चुका है 175, ठीक है। 2 से इसको कट कर दो बेटा 100, तो 100/75 आ चुका है, तो ये आपका वही जाएगा 0.5 के समथिंग, ठीक है ना। अब देख लो बच्चों 0.5 के आसपास कौन सा आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप सबको एक एक स्टेप वाइज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी बेटा। ये टोटल प्रेशर हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला होता है YA YB, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है बच्चा, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को बताता है। किसको बताता है बच्चों, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को बताता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्या क्लियर है इतना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर देखें यहाँ पर बेटा, तो सबसे पहले यूरिया की बात कर लें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है ना। और आप सबको पता है बेटा डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू M, ठीक है ना, मोलरिटी। तो यहाँ पर बेटा ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर I इंटू एम। तो देख लेते हैं इसके लिए बेटा I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसके लिए I की वैल्यू कितनी 2, I की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी बेटा 3। तो जब सारी वैल्यू रखोगे तो देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻, बेटा -2 कंसंट्रेशन दी गई है। यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फोर्थ, उसके बाद बच्चों कौन सी, थर्ड हो जाएगा,
क्योंकि देख लीजिए 10⁻³ या 10⁻⁴, उसके बाद हो जाएगा आपका बच्चों फर्स्ट, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हो जाएगा सेकेंड। ऑप्शन मिलाइए फोर्थ, तो फोर्थ देखो 2 में है, उसके बाद थर्ड, तो थर्ड भी दोनों में है, उसके बाद फर्स्ट आएगा, उसके बाद थर्ड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एज दी गई आपके बेटा 9.2 इंटू 10⁻² ओम मीटर इनवर्स, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर सोल्यूशन हैविंग 0.02 मोलर कंसंट्रेशन। तो आप सबको सिंपल सी बात पता है बेटा, मोलर कंडक्टेंस निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा के कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन। सारी वैल्यू रख दो बेटा, तो ये आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻², और कंसंट्रेशन दी गई बेटा 10⁻0.02 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखेंगे, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो यहाँ पर बेटा सब में साइमन मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1000। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4.6, खत्म हो गया 10⁻³ तो ये आपका आ गया बच्चा यहाँ पर 4.6 इंटू 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, ये आप लोगों से गुजारिश है। चलिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो आपसे कह रहे हैं बेटा कुलरॉच लॉ, तो आप सबको पता है कुलरॉच लॉ क्या होता है? कंडक्टेंस कटायन और प्लस बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस दिया गया है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है बेटा, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो ये मोलर कंडक्टेंस दी गई है। फिर बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो बेटा ये फॉर्मूला दिया गया है 1/r इंटू L/A। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अल्फा भी रिप्रेजेंट करते थे, तो यहां पर ये दे दिया गया फॉर्मूला। ठीक है ना। अब ऑप्शन मिलाइए बेटा, बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो आंसर मिलाइए। पहले का बेटा क्या कह रहा है आपसे? एस, देखो बेटा ए का एस इसमें दिया गया है सिर्फ सेकंड में। फिर कह रहा है बी का आपसे एक सेकंड सॉरी गलती कर दी, ए का कह रहा है आपसे कोलरॉच लॉ, हाँ ए का आर, तो ए का आर यहाँ 2 में है, ए में है और 3 में है। ठीक है ना, इसमें दिया है, इसमें दिया है। उसके बाद कह रहा है बी का एस, तो बी का एस सिर्फ इसमें दिया गया है। फिर सी का देख लेते हैं बेटा, सी का क्यू दिया है, बिल्कुल सही है, और डी का दिया गया है पी। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो बेटा ये कंसंट्रेशन दी गई है आपको, ठीक है ना, और यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले आप निकालेंगे बेटा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे बेटा? तो आप सबको पता है माइनस का 0 पॉइंट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड माइनस एनोड, तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू रख देंगे बेटा, तो ये माइनस का 0.45 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0.75। तो जब सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल यहां से आ चुका है बच्चों कितना? 0.30 वोल्ट, प्लस का आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल बेटा कितना आ गया? 0.30 माइनस 0.591 होता है, 0.0591 होता है, जिसको हम लिख ले रहे हैं 0.06 अपॉन बेटा। अब देखो यहाँ पर क्रोमियम कितना जा रहा है बेटा? +3, ठीक है ना, और Fe2+ किस में जा रहा है? Fe में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल कितना बेटा आ जाएगा? एन फैक्टर यहाँ पर 6, ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 6, देख लो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्यों? रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू रखनी है। तो देखो बेटा यहाँ पर आ जाएगा क्रोमियम के कंसंट्रेशन, जो कि कितनी दी गई? 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर की पावर बच्चा कितना हो जाएगा? 2 दिया गया है, तो 2 हो गया अपॉन बच्चों यहाँ पर दिया गया है Fe2+,
भैया सॉलिड है, कंसंट्रेशन मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, Fe 2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.01, यहाँ पर आ जाएगा 0.01 की पावर बेटा कितना हो जाएगा 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख देना बेटा 10 टू की पावर -2 और इसको सॉल्व करोगे 10 टू की पावर -6। तो यहाँ पर फर्दर बेटा आ जाएगा कैलकुलेशन जब करोगे इससे खत्म करोगे तो 10 की पावर 4, क्योंकि बेटा -6 से ऊपर जाएगा प्लस में, तो प्लस का 6 माइनस का 2 खत्म करेगा तो प्लस का कितना बचा बच्चों 4। लॉग 10 की पावर 4 है बेटा, तो ये 4 आगे आ जाएगा यहाँ पर और इससे ये खत्म हो जाएगा, तो इनटू कितना कर देना 4। तो आपका ये आ गया यहाँ से बच्चों ई सेल इक्वल टू 0.30 माइनस, बच्चों हमने क्या किया, log 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 log 10। log 10 कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो आप कह सकते हैं यहाँ 0.04 बचा 0.04। तो ये आपका ई सेल इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 माइनस करो तो 10 में 4 गया 6 बचा और यहां पर आ गया 2 0.26। कितना आ गया बच्चों 0.26। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.26। होप आपको समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप है। यहां पर कर देना ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड माइनस ए नोड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये कंपाउंड दिया गया है, बहुत छोटा छोटा है तो बेटा थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एथाइल लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे CH2 और बच्चा CH3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि ये लगा हुआ है, फ्लोरीन भी है बच्चा और ये आयोडीन है। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सभी लोगों ने इधर से नंबरिंग किया होगा क्योंकि ब्रांचिंग बहुत ज्यादा इधर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा जिधर से होंगे उधर से हम ब्रांचिंग करेंगे। तो अगर बात करें यहाँ ब्रोमो है, आइडो है, फ्लोरो है, नाइट्रो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बेटा क्या लिखा जाएगा ब्रोमो, तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद बेटा 1 फ्लोरो और 1 आइडो और 2 नाइट्रो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से तो एन। जरा मैच करो बेटा, 2 ब्रोमो कहाँ है भैया, यहाँ 2 ब्रोमो 1 फ्लोरो 1 आइडो 2 नाइट्रो ब्यूटेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। चलिए होप आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं बच्चा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा प्लस एम, सॉरी माइनस एम, एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहे हैं माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, आपको सीधा कह देना है कौन सा इफेक्ट भैया, ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा सेकंड हो जाएगा, कोई कुछ बात ही नहीं कहना। यहां पर देखें बच्चों और यहां पर देखें तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लस आई इफेक्ट यहां पर लगा है, प्लस आई इफेक्ट नहीं यहां पर लगा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि प्लस आई यहां पर तो लगा है लेकिन यहां नहीं लगा, यहां पर बेटा प्लस एच होगा और यहां पर प्लस आई होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली एक तरीके का क्या होता है, रेजोनेंस। बस अगर आप मेन रेजोनेंस की बात करते हो तो वहां पर पाई का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर अगर हम बात करें तो याद रखना एक चीज और बेटा, मेटा पोजीशन पे कभी भी ना तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगा ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ओनली क्या होगा बेटा, कौन सा इफेक्ट होगा, इंडक्टिव। तो यहां प्लस आई शो करेगा, यहां प्लस एस शो करेगा। और दोस्तों एक बात तो पता ही है कि मेटा ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। उसके बाद अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव और मेजोमेरिक में बात करें तो सबसे ज्यादा मेजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो अगर यहां पर हम आपसे बात करें तो सेकेंड यहां पर प्लस एच और प्लस आई दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं भाई साहब, कम कर रहे हैं। यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करे, कम करे। तो यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों थर्ड और फोर्थ की, तो बेटा आपको बता दें कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कम करेगा, मतलब ये जो प्लस एच इफेक्ट ग्रुप लगा ये ज्यादा कम करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर टू इंडक्टिव। तो यहां पर हो जाएगा 4
और उसके बाद आ जाएगा बच्चों थर्ड। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सेकंड हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं भैया, सेकंड इन दोनों में है, ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, थर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चों सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है ना, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ठीक है। चलिए तो समझ लीजिए, बस इतनी सी बात याद रखिए। ये थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट यहां पर लगता है। क्या लगता है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा, बहुत ही आसान भी है। द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। तो बेटा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन से। एक बात याद रखिएगा बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14, 15, 16, बस इतने समझ जाएंगे आप लोग। अगर इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो यहां पर अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, 11 का बेटा 1.5, 12 का 2, 13 का 2.5 और 14 का बच्चों 3। अब 14 से फिर नीचे चले आना है तो 0.5 कम करना है, तो यहाँ पर फिर 2.5, फिर कितना बेटा 2, ऐसे कम होता चला जाएगा। और 10 से कम करो तो 0.5 कम कर देना, ठीक है ना। चलिए तो आप चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया बच्चों, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14, यहाँ पर 7 प्लस 8 और 7 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी बेटा एक प्लस चार्ज लगा है ना, तो 8 होंगे, एक प्लस लगा है तो एक कम हो जाएगा, तो 7 7 कितने 14। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ये पूरा आपको चार्ट मिल गया कि यहां तक आपको बस एक याद रखना, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, उससे ज्यादा जा रहे हो, कम जा रहे हो, 0.5 कम करते रहो। बस इतना सिंपल से तरीका याद रखना है भाई, ठीक है ना। 0 पहुंचो फिर 0.5 बढ़ाने लग जाओ। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका किस पर चले जाएंगे बच्चों? फर्स्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आज बहुत बच्चों ने इसको पूछा भी है और बहुत ही सिंपल है। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, हमने एक पेज फिल कर दिया उसके बाद भी हमारा आंसर नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। कह रहा है कि 100 ग्राम सैल्यूट इज डिजॉल्व इन 1400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, density of resultant solution is 1.5 gram per ml, the ratio of its molarity and molality will be। तो बच्चों किसका किसका मोलैरिटी और किसका मोलैलिटी का रेशियो पूछा गया आपसे। अब एक बात बताओ बेटा कि मोलैरिटी क्या होती है। तो आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपॉन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है, किसमें? लीटर में, ठीक है। इनटू अगर हम बेटा आपसे कहें कि मोलैलिटी क्या होती है तो आप कहोगे सर ये भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। अपॉन कितना होता है बच्चों? अपॉन होता है, अपॉन होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे m अपॉन बेटा m इक्वल टू, इससे ये खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम आपको मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपको दिया गया है बेटा, सॉल्वेंट का मास 1400 ग्राम, लेकिन केजी में चेंज कर लेना, तो ये आ जाएगा 1.4 अपॉन बच्चों यहां पर वॉल्यूम निकालोगे तो आप सबको पता है बेटा डेंसिटी कितनी दी गई है 1.5, और डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास आप सबको निकालना है बेटा, और मास किसका? वॉल्यूम जब सोल्यूशन का निकालोगे, किसका बेटा? सोल्यूशन का, तो मास भी आपको किसका रखना पड़ेगा? सोल्यूशन का। और यहां पर सॉल्वेंट दिया गया है, यहां पर सैल्यूट दिया गया है 1400 प्लस 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। तो आप एक बात बोल सकते हो बहुत अच्छे से, यहां ये कितना हो गया बेटा? 1500, लेकिन किसमें? ग्राम में, और रखना किसमें है? केजी में, क्योंकि यहां पर ग्राम पर एमएल है, तो उसको किस में रखोगे बेटा? केजी, क्योंकि मास आप केजी में रखोगे तभी तो आएगा। तो यहां पर आ गया केजी, और डेंसिटी रख दोगे, ये अगर हम केजी में निकालें तो 1.5 आ जाएगा, और डेंसिटी आपको दी गई 1.5, इससे कैंसिल आउट करो, वॉल्यूम बच्चों कितना आ गया? 1। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका यहां पर बच्चों मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी बराबर 1.4। हो सकता है कई बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा हो जब आप वो कर रहे थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बताने के बाद आपको बहुत ही आसान लगा होगा।
ठीक है ना बच्चों। तो देखो क्या आ जाएगा आपका 1.4। तो प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। द स्पेसीज हैविंग बॉन्ड एंगल इज 120, तो इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। देख लेते हैं, तो आंसर सबको पता ही है बेटा, BF3 होगा। बाकी सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे, एफ, एफ और एफ। तो इसमें आप सबको पता है बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर हम बात करें NCl3, तो देखो बेटा ये एक लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड एंगल ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 120 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये NH3 तरीके कुछ होगा, तो वहीं पे 109 या 108 के आसपास होगा। बात करें ClF3 और PH3, तो PH3 भी कुछ इसी तरीके से आएगा बेटा, ठीक है ना। इसमें भी एक लोन पेयर हो जाएगा, तो यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है ना। H और H और H। बात करें ClF3 बेटा, तो इसका भी एंगल की अगर बात करें ClF3, तो यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 3 आप बॉन्ड बना दीजिए, लेकिन कितने लोन पेयर आएंगे, 2। तो लोन पेयर बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। ये बात आपने पढ़ा है। और यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल बेटा इसी का होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, 4 हो जाएगा। सारे गलत हो जाएंगे, ये 120 नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द मेटल आयन गिवन कॉलम फर्स्ट विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयंस गिव्स इन कॉलम सेकंड असाइन द। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको। आप सबको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है बच्चों। फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का अंडर रूट n+2 bm फॉर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। n आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो D6, यहां पर 3D3 क्रोमियम है ना बेटा। यहां पर अगर +3 चार्ज लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा, 2 यहां से। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 3D5, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से चला गया और 2 इससे जाएंगे 5 में, तो 3 बचे। यहां पर बेटा आ जाएगा 3D5 आयरन है, ठीक है, 6 होंगे और 2 वहां, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, यहां पर आ गया 3D8 निकल। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर सिंपल सी बात बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अरे भैया डी में तुमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ भैया। अरे यार देखो, एक बता दे रहे हैं उसके बाद कर लेना। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, 6 है बेटा। 1 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेयर्ड हो गए, 4। तो n=4। यहां पर बेटा कितने, n=3। यहां पर कितने, n=5। यहां पर कितने, 8 हैं, 6 7 और 8, n=2। अगर हम सबकी वैल्यू निकालें बच्चों तो रख दो यहां पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट n की वैल्यू कितनी, 4 और 4 2 6, 6 चौको 24, तो अंडर रूट 24 आ गया बेटा। यहां पर अगर निकालें तो 3 अंडर रूट बेटा कितना, 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3+2, ठीक है ना। तो 5 3 15, अंडर रूट के अंदर कितना 15 आ जाएगा। यहां पर अगर निकालें बेटा तो 5 + 7 और 7 5 जा 35, 7 5 35, ठीक है। यहां पर अगर बात करें बच्चों तो 2 × 4, तो 4 दूनी 8, अंडर रूट 8। चलो मैच कर लेते हैं बच्चों। तो देखो कितना कह रहा है आपसे, √24, तो भैया √24 यहां पहुंच गया, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्रोमियम का कितना आया है, √15, तो भैया √15 पहुंच गया थर्ड। उसके बाद कह रहा है Fe का कितना आया भैया, Fe कहाँ गया, हाँ Fe का आया दोस्तों कितना, 35, तो ये पहुंच गया सेकेंड। और इसका आया हुआ है कितना, 8। तो मैच करते हैं, ए का 4 आ गया बच्चों, ए का 4, बी का थर्ड, ठीक है, सी का फर्स्ट, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, सी का सेकंड होगा। तो देखो बेटा ये गलत हो गया, एक ए का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 4, जो कि सभी का क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम हाफमैन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन बेस एज। तो मैं आपको यहां पर बता दूं बेटा, अगर यहां पर हम बल्कि ग्रुप ना रखें, ठीक है ना, और यहां पर फ्लोरीन, तो बेटा सेडजेफ आपका क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है ना, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मैक्सिमम स्टेबल। क्या क्या ना रखें, मैं आपको बता दूं, दो केस होते हैं सिर्फ भाई साहब, दो केस जिसमें सेडजेफ क्या होता है, मोर स्टेबल। एक तो यहां पर हम क्या ले आए, फ्लोरीन, क्या ले आए, फ्लोरीन, और दूसरा यहां पर बेस की जगह कोई बल्कि बेस ना लाएं, ठीक है ना, दो चीजें, एक तो फ्लोरीन और एक यहां पर बल्कि बेस, ये दो चीजें अगर हम ना लाएं तो क्या स्टेबल होगा बेटा, सेटजिप आपका क्या होगा, सेटजिप प्रोडक्ट प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, क्या होगा बच्चों, मोर स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि बेस आप बल्कि बेस लेके चले आए या फिर आयोडीन की जगह फ्लोरीन लेके चले गए, तो इस केस में क्या होता है बेटा, ठीक है ना, इस केस में क्या होता है कि सेटजेप आपका मेजर नहीं होता, हाफ वैन आपका मेजर या मैक्सिमम स्टेबल होता है, याद रखिएगा ये बात। तो देखते हैं बच्चों, तो यहां पर बल्कि बेस क्या होते हैं, सिंपल सी बात, तो आपको याद रखना है बल्कि बेस में एक ही चीज आता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। क्या आता है बच्चों, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है ना, और वो आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन दिया गया है। अच्छा, अगर हम इसको बेस की तरह के यूज कर लेते और यहां पर फ्लोरीन देते, तब भी बेटा हाफ मैन प्रोडक्ट जो बनता वो मैक्सिमम स्टेबल बनता। ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, और यहां पर हम क्या ले लेते, फ्लोरीन, तब भी आपका सही था, ठीक है ना। तो दो केस मैंने आपको बताया जिसमें हाफ मैन स्टेबल होता है, एक तो आप आयोडीन की जगह फ्लोरीन ले लीजिए, बेस आप कुछ भी लीजिए, ठीक है ना, बल्कि बेस ना लीजिए, नॉर्मल आप एल्कोहलिक क्यूएच या NaNH2 कुछ भी ले लीजिए, तो आपको हाफ मैन स्टेबल होगा। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी यहां पर ले लीजिए एक्सेप्ट फ्लोरीन, आयोडीन आपने लिया है, ठीक है ना, अल्काइल हाइड्राइड कुछ भी ले लीजिए एक्सेप्ट फ्लोरीन, बस यहां पर बेस क्या ले आइए, बल्कि बेस, ठीक है ना, और वो बेटा आपको पता है कि ये सेकंड दिया गया है ब्यूटॉक्साइड आयन, ये बल्कि बेस का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, हाफ मैन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल या मैक्सिमम स्टेबल होगा, सेटजेप नहीं होगा। आप सबको पता है बेटा सेटजेप से दो प्रोडक्ट और बनते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड, बल्कि बेस की वजह से, ये बल्कि बेस है, यहां पर बहुत सारे ग्रुप लगे, ठीक है, CH3 हैवी ग्रुप लगे, बल्कि बेस की वजह से यहां पर हाफ मैन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हेक्साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस 2 हेक्सीन। तो बेटा देखो 2 हेक्साइन की अगर हम बात करें, CH3C, ठीक है, ये दिया गया है 2 हेक्साइन, इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा किसमें, कह रहा है ट्रांस 2 हेक्सीन। तो आप सबको पता है बेटा ट्रांस 2 हेक्सीन की जब हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका, और ये सिर्फ एक कंडीशन में होता है जिसका नाम होता है बेटा बर्च रिडक्शन। क्या होता है बेटा, बर्च रिडक्शन, और किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, किसकी प्रेजेंस में बेटा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बर्च रिडक्शन, याद रखिएगा। अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट के साथ करा देंगे या पेडलम चारकोल के साथ करा देंगे, ठीक है ना, तो वहां पर आपको सिस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या मिलेगा आपका, ट्रांस एल्कीन, क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये बहुत सिंपल, क्लियर हो गया होगा, सिर्फ याद रखना बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, ROH की रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ, तो बच्चों RCl बनता है और यहां से बनता है H3PO3, ठीक है ना बच्चों। फिर ROH की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, तो यहां से RCl बनता है और यहां से बनता है POCl3 प्लस HCl भी बनता है, ठीक है ना। तो वो सब आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मेन कंपाउंड पूछा गया है इस वजह से। तो यहां पर आपसे पूछा है कंपाउंड B एंड A आर रेस्पेक्टिवली, पहले B पूछा गया फिर A पूछा गया,
अब कई बच्चे क्या करके आते हैं, जल्दी जल्दी करके पहले ए लगा देते हैं फिर बी लगा देते हैं और गलत हो जाता है भैया। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। बी मतलब POCl3 यहाँ पर कहाँ दिया गया भैया, ये दिया गया है, और ए बाद में है H3PO3। तो 4 ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया, 4 ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दोस्तों आपसे कह रहा है, ठीक है ना, फ्यूरॉन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय शॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी लाइन में एकदम लिखा है, लास्ट के पेज पे जाइएगा जहां पर डीडीटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, डीडीटी पे। फ्रैंकस्टीन रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड RF। नहीं भैया, अल्काइल फ्लोराइड यही कौन सी रिएक्शन होती है, शॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं भाई साहब कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो इसका सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। किस पे चले जाएंगे हम लोग, सेकंड पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे बच्चों, सेकंड पे, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया, क्वेश्चन गायब हो चुका है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे योगेश सर की कृपा है, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ठीक है ना, हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़िया से लिख दिया जाए। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों Br2 सनलाइट के प्रेजेंस में, यहां से A मिलेगा, फर्दर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। तो चलो चेक करो बेटा, यहां से आपको बी मिल जाएगा, आपसे पूछा गया है बी, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों Br2 के साथ, तो यहां से H निकलेगा और ये आपका कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 ये प्लस। बेटा आप सबको पता है कार्बोकैटायन बनाए तो रीअरेंजमेंट बिल्कुल होगा, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कर देना तो H- इधर आ जाएगा, तो फर्दर 1 2 शिफ्ट बेटा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो यहां पर बन जाएगा आपका CH3 और यहां आ गया आपका प्लस, ठीक है ना। ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो ये आपका रीअरेंजमेंट हो गया बेटा। क्योंकि आप सबको पता है बेटा 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन होता है बच्चा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब बेटा ध्यान देना, अब यहां पर क्या लगाओगे, ब्रोमीन का अटैक करवाओगे, तो यहां से बनेगा आपका जो A बनेगा CH3 CH, यहां पर लग गया ब्रोमीन और ये आपके आ गया बेटा CH3। अब इसकी रिएक्शन फर्दर इन्हें डाइथर के साथ कराओगे बेटा उड्स रिएक्शन, तो यहां पर 2 मोल इसके ले लोगे बेटा और 2 मोल इसके ले लोगे। सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख लेना बेटा 2 मोल इसके लोगे, तो यहां पर इसी तरीके से लिख लेना बेटा CH3 CH ब्रोमीन प्लस बेटा CH3, यहां से ब्रोमीन हटा देना, यहां से हटा देना, इन दो कार्बन को आपस में जोड़ देना। तो जब ऐसा करोगे बच्चा तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH CH CH3 और इस कार्बन से एक CH3 ये लगाए और एक से एक ये, तो CH3 और CH3। तो देखो बेटा क्या बन गया यहां से, नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि IUPAC नेम दिया गया आंसर में, तो 1 2 3 और 4। तो बच्चों दिया गया 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका आपका थर्ड। कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक की अगर हम बात करें बेटा तो ध्यान देना, इट्रियम यहां पर बेटा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 70, और जब 70 होगा तो यहां पर जो F पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे बेटा 4F14 और यहां पर 6S0, क्योंकि 2 प्लस का चार्ज है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका लेंथेनॉइड है जो कि क्या होगा डायामैग्नेटिक। 7 है बेटा, पूरे पूरे फुलफिल होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो आप कह सकते हो यहां पर क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक नेचर का। किसका होगा बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर का।
नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा स्कैंडियम, कॉपर और जिंक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर स्कैंडियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है +3, जिंक की भी फिक्स होती है और कॉपर की वेरिएबल होती है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा गया ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बेटा आप लोगों ने कुछ मिस्टेक किया होगा थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में। कई बच्चों ने ये गलतियां किया है कि ए और सी दोनों ऑप्शन क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया है। बट ध्यान रखना, ये भले ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है बेटा ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है, ये बोर्ड में क्या हो गया, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है बेटा, फुलफिल है, ठीक है ना। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जिंक की बात करें तो भले ही जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना, सॉरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, लेकिन आपसे सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछा गया और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर, स्कैंडियम। तो आंसर आप लोगों ने ए एंड सी लगाया होगा, लेकिन इसका जो सब सिर्फ और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट कह रहा है एड्रेनलिन एंड एफिड्रिन आर टू बायोलॉजिकल एक्टिव ड्रग विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कंटेन। बेटा यहां पर थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। कंटेन बेटा टर्सरी अमीनो ग्रुप नहीं होता है, सेकेंडरी होता है। क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। सीधा एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा का सेंटेंस क्या कह रहा है, एनिलीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। एनिलीन की अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं बेटा, आप सबको पता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन किसके लिए करते हैं बेटा, प्राइमरी अमाइंस के लिए। किसके लिए बेटा, प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट में बेटा आप क्या चेंज कर देते तो सही हो जाता, यहां पर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कर देते तो सही हो जाता, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, और सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट। तो देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। तो हम किस पर जाएंगे, थर्ड पर। किस पे जाएंगे बच्चों, थर्ड पे। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो बेटा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पर अमोनिया दिया गया, तो सबसे पहले बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाए अच्छे से। 5 यहां पर आ गया CO3 और ये आपका यहां पर आ गया Cl। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका प्लस माइनस, यहां पर बेटा ये न्यूट्रल फॉर्म में 0, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं होता। CO3 2 माइनस, तो ये आपका होता है -2। तो यहाँ पे x -2 इक्वल टू बेटा +1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, +3। तो ये +3 स्टेट आ जाएगी। अब लिख देते हैं सिंपल। तो सबसे पहले बेटा NH3 लिखोगे, उसके बाद आप कार्बोनेटो लिखोगे, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट दिया गया बाद में लिखेंगे, पहले NH3 क्योंकि अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखेंगे। तो बेटा 5 लिखे तो क्या लिखोगे, पेंटा अमाइन। अब देखते हैं बेटा पेंटामाइन कहां पर दिया गया, पेंटामाइन यहां पर है, पेंटामाइन यहां पर है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या दिया गया है, कोबाल्ट के लिए लिखोगे तो कोबाल्ट सॉरी कार्बोनेटो, तो क्या लिखोगे बेटा, कार्बोनेट दिया गया तो इसके लिए लिखोगे आप लोग कार्बोनेटो। इसमें भी दिया गया बेटा, इसमें भी दिया गया। उसके बाद लिखोगे बेटा कोबाल्ट। देखो यहां पर सिर्फ कोबाल्ट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कटायन है, सिंपल एनायन है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ कोबाल्ट लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितनी दी गई, +3 लिख दिया। उसके बाद बेटा आपने क्या लिख दिया, क्लोराइड। तो यहां पर हम जाएंगे बेटा फर्स्ट ऑप्शन में। किस में जाएंगे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी आपके क्या है, इनकरेक्ट यहाँ, क्योंकि यहां पर देखो ये सिमिलर थे बहुत ज्यादा। कुछ बच्चों ने कोबाल्टेट लिखा होगा, लेकिन कोबाल्टेट क्यों नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कटायन है और सिंपल एनायन है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिले, कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल एनायन, तब आप सीधा क्या लिखोगे, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने निकाला था वो लिख दोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो बेटा आपको जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख जाए इस तरीके का और आपसे पूछे कौन सा स्टेबल होगा, तो मैं आपको बता दूं
आप सबने पढ़ा होगा बेटा कि बाइडेंटेल लिगेंड ट्राइडेंटेल लिगेंड में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग चिलेट रिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, चिलेटिंग रिंग भी बोलते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिंग जिसमें बन रही, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग जिसपे फॉर्म होगी, वो मोर स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो बेटा अगर यहां पर बात करें तो EN क्या होता है, एथाइलिन डाइअमाइन, क्या होता है बेटा, एथाइलिन डाइअमाइन। और ये आपका बाइडेंटेल लिगेंड है, इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी कितनी होती है, 2। तो अगर यहां पर हम बात करें बेटा तो CH2 और भैया NH2, यहां पर भी NH2, तो यहां पर भी एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, ये करेगा। अब सोचो यहां पर एक मेटल आ गया, तो भैया देखो एक ये रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एक अगर रिंग बन रहा है तो इसी को तो बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं भैया, चिलेट रिंग। तो यहां पर चिलेट रिंग कितनी बन रही है, 2। तो ये अगर फॉर्मेशन हो रहा है बेटा चिलेट रिंग का फॉर्म, चिलेट रिंग फॉर्म हो रहा है, तो वो मोर स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आंसर ही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। बाकी सब ये आपके मोनोडेंटेल लिगेंड लिखे हुए हैं, इनमें कोई भी चिलेट रिंग या रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट अगर, बेटा उड्ज रिएक्शन की जब बात करें तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड टूटता है कार्बन कार्बन, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट अगर, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों कोई ग्रुप होते हैं, दोनों को तोड़ते हो और फिर ऐड करके लिखते हो, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। 2 मोल आप लेते हैं कि नहीं लेते, जो भी कंपाउंड रिएक्टेंट लिया उसके 2 मोल लेंगे, सोडियम ट्राइथर के साथ रिएक्ट कराएंगे, बन जाएगा कंपाउंड। एल्डोल कंडेंसेशन, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन टूटता है, ठीक है ना। हेलो फॉर्म रिएक्शन इसमें नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आप सबको पता है, मान लीजिए अगर CH3 दिया गया है तो CH3 रेडिकल बनेगा, फर्दर CH3 रेडिकल आएगा, दोनों कॉम्बिनेशन होगा, CH3 बन जाएगा। तो बच्चों अगर बात करें तो सिर्फ हाफ मैन में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of liter of air required to burn 8 liter of ethylene C2H2 is approximately। तो आपको जब भी ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको सीधा करना है भैया, किसी चीज को बर्न करेंगे, जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन को, मिलेगा CO2 और पानी। तो भैया देखो C2H2 के रिएक्शन करा रहे हो बच्चों O2 के साथ, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों कितना, CO2 बनेगा और बच्चों H2O बनेगा। यहां 2 मोल दिए हो, 2 लगा दो, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे बेटा 2 कर दो, इतना सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो आप लोग कर लेंगे, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे का देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, हाँ देखो बेटा कोफिशिएंट को देखें तो यहां पर 1 वैल्यूम दिया गया है, ठीक है ना, यहां पर 5/2 वैल्यूम दिया गया है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे, आपसे पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा बोलोगे। इसमें बस एक चीज का ट्विस्ट है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर जिसको एक बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान था। वो बात ये है कि एक वैल्यूम के लिए 5/2 वैल्यूम है, तो बेटा 8 वैल्यूम के लिए कितना, मतलब 8 लीटर के लिए कितना, वैल्यूम मतलब लीटर, तो 8 लीटर C2H2 के लिए कितने O2 लगेंगे बेटा, तो 5/2 इंटू कितना 8 O2, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपका 4 5 को 20, तो 20 O2 लगेंगे भैया। अब 20 O2 लग गए, अब आंसर तो सर कोई मिल ही नहीं रहा, अभी सब क्या करें, सर एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 40 पहला आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना भैया, आपको करना क्या है, आपसे ये O2 निकाला है, आपसे क्या पूछ रहा है, एयर 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 भैया, क्या ऑक्सीजन O2 एयर सेम सेम है, नहीं भैया कुछ तो औसत होगा ना। तो आप सब कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 के बराबर, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो बेटा 5 आ गया बच्चों, और यहां पर कितना निकाला है O2, 20 लीटर, तो 20, तो आप सब कहेंगे कितना आ जाएगा 100, 5 को सॉरी 5 दूनी 10 और 100। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और नीट का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो आप लोग ऐसे ही टेस्ट देते रहिए, और साथ में उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, तो वो आप लोग बिल्कुल करिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कोचिंग में आके
कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो बिल्कुल आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और बेटा इसके आगे क्वेश्चन 68 तक हमने कर दिया बेटा। 68 9 से लेके पूरे 90 तक आपके रिस्पेक्टेड रवि सर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उनके साथ डिस्कशन करिएगा बढ़िया से, ठीक है ना बेटा। जय हिंद बच्चों, आपके 68 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए बेटा। तो क्वेश्चन है 69 में कहा गया है कि 2 फ्लास्क हैं ए एंड बी और इक्वल कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स, एक में अमोनिया भरी हुई है और एक में SO2 गैस रिस्पेक्टिवली अंडर द सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो देखो जरा, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। अब अगर हम लोग देखें यहां पर कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, R सेम है, यानी कि जो N है वो कांस्टेंट है, यानी कि दोनों में जो मोल्स हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्लास्क हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो आंसर है बोथ हैव सेम मोल्स, आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इफ 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम। अगर हम लोग बेटा हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 1 2 3 4। अब अगर हम लोग देखें यहां पर जो एनर्जी फर्स्ट सेल की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की बात हो रही तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां होगा, फर्स्ट सेल में, ग्राउंड स्टेट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर हमें एक्साइट करके यहां ले जाना है तो हमें इतनी एनर्जी, ये जो गैप है, इतनी एनर्जी यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम देनी पड़ेगी। अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन, अगर कम एनर्जी का फोटोन यहां पर इमिट करेंगे, इससे कम एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट यहां पर नहीं होगा, तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन हमें नहीं मिलेगी। तो यहां पर कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 9.9, और ये 10.10 से कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट नहीं होगा और कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन इमिट नहीं होगी। आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। इन एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर विल बी। अगर कभी बेटा N, L, M और S चारों क्वांटम नंबर दी हो किसी एटम के लिए तो वो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन की हो सकती हैं। तो अगर कभी चारों क्वांटम नंबर दे दी जाएं किसी एटम के लिए तो वो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो आंसर है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है। चलो, अगर यहीं पर मैं केवल n बराबर 3 और l बराबर 2 लिखता, इसका मतलब ये सबसेल है, और ये कौन सी सबसेल है, 3D है, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 10, तो आंसर हो जाता 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं केवल लिखता n बराबर 3, तो यानी सेल नंबर 3 है, और सेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2n², किसी सेल में 2n², और 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तब आंसर हो जाता 18। क्लियर है, बात समझ में आई। चलो, अगर मैं यहां पर n, l और m देता, यानी कि n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर +2, ये है सब सेल। तो देखो जरा 3D, 3D, और ये 3D का कोई एक पर्टिकुलर सबसेल है, ठीक है, और 3D के किसी 3D का कोई एक ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, तो आंसर हो जाता 2। तो अभी चारों क्वांटम नंबर दी हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 2 moles of an ideal gas expand spontaneously into vacuum। बेटा वैक्यूम में एक्सपांसन हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि वर्क डन होता है बेटा -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है क्योंकि वैक्यूम है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो वर्क डन 0, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73।
which of the following value of heat formation indicate that the product is least stable? बेटा जो रिएक्शन इंडोथर्मिक होती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट के स्टेबल में, रिएक्टेंट के कंपेयर में कम स्टेबल होते हैं। क्लियर है? इंडोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट लेस स्टेबल होते हैं। तो यहां पर बताओ, कह रहे हैं प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल, तो जो जितना ज्यादा इंडोथर्मिक होगा यानी डेल्टा एच जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ए गिव्स बी प्लस सी और डेल्टा एच निगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक है। अब देखो जरा, यहां पर कहा गया है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर अगर करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने इसके लिए लो टेम्परेचर बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो रखना ही चाहिए था। दूसरी बात, प्रेशर यहां पर हाई रख रहे हैं और प्रेशर हाई रखने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और प्रेशर हाई करने पर रिएक्शन उस साइड जाती है जिधर गैसेस मोल कम हो। इसका मतलब बी प्लस सी का जो सम है वो ए से कम होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 75, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ग्लूकोज रिएक्ट विद एससीएन, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज एससीएन से जब रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है और सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट ग्लूकोज नहीं करता। तो इससे तो करता है बट इससे नहीं करता। तो यहां पर कह रहा है दोनों से रिएक्ट करता है, तो आंसर ये क्या ऑप्शन, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। माल्टोज एंड लैक्टोज ये दोनों डाइसैकराइड हैं और डाइसैकराइड में जो माल्टोज और लैक्टोज हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, बट सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं, बिल्कुल बात सही है। मिल्क शुगर हम लोग लैक्टोज को बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया करेक्ट स्टेटमेंट यानी सेकंड एंड थर्ड ओनली। आंसर हो गया कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन दिए हुए हैं सभी के, ये सॉल्ट दिए हुए हैं, एसिड दिए हुए हैं। फॉलोइंग सॉल्ट्स इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। क्लियर है? तो पीएच यहां पर पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो जरा, अगर हम लोग बात करें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो पीएच 7 से बहुत कम होती है। तो पीएच यहां पर 7 से बहुत कम हो गई, 7 से बहुत कम हो गई। क्लियर है? अब देखो जरा, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पीएच 7 से कम है बट HCl से ज्यादा ही होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच बहुत कम होती है। क्लियर है? तो ये 7 से बहुत कम, ये 7 से थोड़ा सा कम और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो पीएच इसकी क्या होगी? 7। ये 7 से कम तो इसकी पीएच क्या होगी? 7 से कम, इसकी पीएच 7। यहां देखो जरा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो पीएच इसकी 7 से ज्यादा, पीएच इसकी 7 से ज्यादा। तो देखो 7 से ज्यादा, ये 7, ये 7 से थोड़ा सा कम और ये 7 से बहुत कम। तो पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ सही है? और ग्राफ यहां पर टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए होता है A0/2K, A0/2K। अब देखो जरा, हमें ग्राफ बनाना है टी हाफ और A0 में, तो ये बेटा इसको बोल दें y और ये अपना हो गया x, तो y बराबर mx। तो यहां पर जो m बराबर tan थीटा और ये हो जाएगा 1/2K, 1/2K। तो ये y बराबर mx और इंटरसेप्ट इसका 0 होगा यानी ग्राफ स्टार्ट होगा कहां से? ओरिजिन से। तो देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 78 में कहा गया है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए बेटा साइक्लिक होना चाहिए, रिंग के हर एटम प्लेनर यानी हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होना चाहिए? sp2। तो साइक्लिक होना चाहिए, हर एटम प्लेनर होना चाहिए यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए।
साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस यानी पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। और चौथा, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को, यानी 2n प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 2, अगर हम लोग n बराबर 0 रखें, n बराबर 0, तो n बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2n प्लस 4 पाई, 2n प्लस 4 पाई। तो n बराबर अगर हम लोग 0 रखें तो कितना हो जाएगा 4, n बराबर 1, n बराबर 2। तो देखो जरा कितना आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2n 4, सॉरी 2n प्लस 4 नहीं, 4n प्लस 2 पाई, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हक्कल रूल, ठीक, 4n प्लस 2 पाई। अब बताओ n बराबर अगर 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, तो यहां पर n बराबर 0 रखें तो ये कितना हो गया 2, फिर 1 रखें तो 4, ये 6, 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए। अब देखना जरा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, ठीक है, ये तो बातें यहां भी फॉलो हो रही, यहां भी साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। अब देखते हैं बस हकल रूल फॉलो करें तो देखो जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 2 4, 2 6। तो देखो जरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं एरोमेटिक। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच कैन बी डिहाइड्रेट वेरी इजिली। कौन डिहाइड्रेट होगा, तो बेटा अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और प्रोडक्ट बनता है एल्कीन, और यहां पर इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहां पर अगर हमें कार्बोडाइन बनाए 1 डिग्री कार्बोडाइन, 2 डिग्री कार्बोडाइन और 3 डिग्री कार्बोडाइन, और ये 1 डिग्री कार्बोडाइन, तो 3 डिग्री कार्बोडाइन मोर स्टेबल, तो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन की रेट जो होगी सबसे ज्यादा कहां होगी, आंसर हो जाएगा 3rd। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, मोर रिएक्टिव कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की होती है, तो यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी। क्लियर है। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि यहां अगर रिएक्शन हो रही है तो यहां होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो बनता है कार्बोडाइन। क्लियर है। तो अब देखो जरा, यहां पर अगर हम लोग कार्बोडाइन बनाएं तो ये ऐसे टूटेगा तो कार्बोडाइन यहां बनेगा, ये ऐसे टूटेगा तो कार्बोडाइन यहां बनेगा, और क्योंकि जो कार्बोडाइन फर्स्ट कार्बोडाइन होना चाहिए वो मोर स्टेबल बनना चाहिए, तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोडाइन, यहां पर 2 डिग्री कार्बोडाइन 1 डिग्री से ज्यादा अच्छा है, और यहां पर ये ऐसे तोड़ें तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है और इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होंगे, और यहां पर ये देखो जरा ऐसे टूटे तो 3 डिग्री कार्बोडाइन तो बन गया, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबलाइज है, बट ये इसका रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस के साथ हाइपर भी है। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। 81, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो देखो जरा, फ्लोराइड F-, नियॉन एंड Na+। अगर हम लोग इनकी बात करें तो यहां प्रोटॉन की अगर बात करें, जेड की बात करें, तो जेड की अगर बात करें तो ये होता है 10, ये होता है 11 और ये होता है 9। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 ही है, और एक चला गया तो ये 10 है। तो देखो जरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, और जेड जितना होगा वो प्रोटॉन के नंबर होंगे, तो देखो प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, इधर से इधर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो साइज इसका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा।
तो साइज इसका घटता जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो साइज है वो अफेक्ट होता है किससे? जेड इफेक्टिव से। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेटा जब इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएगी। गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, बेटा इलेक्ट्रॉन ही सेम है। क्लियर है? नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज सेम, नहीं साइज बेटा अंतर है, सबसे बड़ा साइज होगा इसका। तो निगेटिव चार्ज बढ़ने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। तो आंसर हो जाएगा 81 का फर्स्ट। 82, कंसीडर द एलिमेंट्स बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन। तो अगर हम लोग बात करें तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और यहां होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से नीचे सिलिकॉन और ये फ्लोरीन। अब देखो जरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो हमें बताना है। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर En बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर En बढ़ती है, साइज घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, En घटती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखो जरा इधर से इधर जाने पर हम लोग बात करें तो En क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट जाने पर En बढ़ रही है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा? सिलिकॉन का। क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है। वो ऐसे भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोरान एक नॉन मेटल है बट सिलिकॉन सेमी मेटल है, यानी मेटालिक कैरेक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सब नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं और ये सेमी मेटल। तो सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होगा? सिलिकॉन में। और ये तो सब नॉन मेटल ही हैं और नॉन मेटल कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा? सबसे पीछे सिलिकॉन, उससे ज्यादा बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? 83, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो जरा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पर दो एक्सेप्शन है। बेरिलियम की आयनाइजेशन ज्यादा होती है बोरान से, तो ये हो गया। कार्बन की, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो ये हो गया। रीजन यहां पर क्योंकि यहां पर 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ 2p से। 2s न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, 2p न्यूक्लियस से दूर होता है, तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। यहाँ पर 2p3, यहाँ 2p4, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल है, यहाँ फील्ड स्टेबल नहीं है, तो हाफ फील्ड स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ऑर्डर हो जाएगा लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा सेकंड। 84, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 109। तो बेटा 1 को लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील और 9 को लिखते हैं इन, तो अन, नील, इनियम। आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं यहां पर मैच द कॉलम, यहां पर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और उनके शेप दिए हुए हैं। ठीक है? तो देखो अमोनिया 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 के साथ 1 लोन पेयर, ये शेप होगा पिरामिडल। पिरामिडल तो ट्राइगोनल पिरामिडल आंसर हो जाएगा ए का थर्ड। XCF4, अगर हम लोग XCF4 की बात करें तो 4 यहां पर सिग्मा बॉन्ड, जिनॉन और 2 लोन पेयर, तो 4 और 2 6, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3
D2 और sp3d2 के केस में दो लोन पेयर, इसका हो जाएगा शेप स्क्वायर प्लानर। तो बी की मैचिंग हो जाएगी किससे, थर्ड से। SF4 तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें यूज हो गए, एक लोन पेयर, तो 4 और 1 5, यानी कि हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, और sp3d के केस में एक लोन पेयर, तो ये हो जाएगा सीसॉ शेप। वाटर बेंड शेप होता है और इसके पास दो दो लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और sp3 के साथ 2 लोन पेयर, ये हो जाएगा बेंड शेप। और ए की मैचिंग 4 से, बी की मैचिंग थर्ड से, सी की मैचिंग सेकंड से और डी की मैचिंग फर्स्ट से। आंसर हो जाएगा 85 का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मोस्ट रिएक्टिव फॉर द डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो बेटा बीटा के कीटो एसिड जो होते हैं, बीटा कीटो एसिड, वो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। यहां पर देखो जरा, अल्फा बीटा गामा, यहां पर ये बीटा कीटो एसिड ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 86 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ये बेटा कोलास लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहां पर देखो जरा AX/BY, अगर हम इसको डिसोशिएट करें तो ये टूटेगा किसमें, X है A और चार्ज होगा प्लस का Y, प्लस जो B होंगे उनके नंबर कितने होंगे Y, और चार्ज होगा माइनस का X। अब देखो जरा, अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस लिखें, मोलर कंडक्टेंस AX/BY की, AX/BY की, तो इसके नंबर कितने हैं X, और इसकी मोलर कंडक्टेंस X इंटू मोलर कंडक्टेंस किसकी, Y, A प्लस वाई प्लस Y इंटू मोलर कंडक्टेंस किसकी, B माइनस X, या तो ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस AX/BY की, तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बेटा ये लैम्डा करना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, A प्लस वाई की, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस B माइनस X। तो यहां पर डायरेक्ट जोड़ना है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करना। मोलर कंडक्टेंस में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो देखो यहां पर मोलर कंडक्टेंस है, और मोलर कंडक्टेंस में यहां पर देखो जो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई किया है, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा मोलर में। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। यहां पर देखो गलती क्या है, X के साथ मोलर कंडक्टेंस, लेकिन A प्लस X लिख दिया, जब होना क्या चाहिए A प्लस वाई, तो यहां पर एक गलती है यहां पर चार्ज की। क्लियर है, अगला क्वेश्चन 88, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सेम कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 एंड HgI2। तो यहां पर मोल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू M, और यहां पर सबका देखो एक्वा सोल्यूशन, वाटर का सोल्यूशन है, तो KF सेम होगा, वांट ऑफ फैक्टर I भी सेम होगा, क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ आयन 3, यहां भी टोटल नंबर ऑफ आयन 3, तो वांट ऑफ फैक्टर सेम, और कंसंट्रेशन भी यहां पर सेम, तो डेल्टा TF क्या होगा, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम। ये हो गया असर्शन सही। अब देखो जरा, यहां पर रीजन यहां पर दिया गया है कि Hg2I2 जो डिसोसिएट होगा, Hg2I2 ये जो डिसोसिएट होगा वो डिसोसिएट होना चाहिए ऐसे, Hg2 प्लस 2 प्लस 2I माइनस। तो देखो यहां पर Na2SO4 में 2 Na प्लस और 1 SO4, टोटल नंबर ऑफ आयन 3, और यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ आयन 3, तो वांट ऑफ फैक्टर सेम, बट यहां पर देखो डिसोसिएशन गलत तरीके से किया है, तो ये क्या हो गया गलत,
तो एसर्शन सही, रीजन सॉरी एसर्शन गलत नहीं, एसर्शन सही है और रीजन गलत है। आंसर हो जाएगा एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 89, टॉलुइन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 यानी हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले रहे हैं और नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 और CH3 यहाँ पर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये क्योंकि CH3 कैसा है प्लस H ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो जो मेजर होगा वो पैरा वाला ये प्रोडक्ट मेजर होगा और रिएक्शन का नाम होगा नाइट्रेशन। तो ए की मैचिंग किससे हो जाएगी? क्यू से। तो ए की मैचिंग क्यू से, ठीक है, 3 जगह। यहां पर ये देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में यहां पर ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा ऐसे 2 बार, तो CH3 यानी पे इथेन बनेगा, CH3 और इसको बोलेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ए की मैचिंग पी से, तो बी की मैचिंग पी से, तो यहां पर आर से है। अब 2 जगह आगे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम विद ड्राई ईथर, तो ये 2 मोल लेंगे इसकी और ये वुड्स रिएक्शन है आर आर, तो यहां बन जाएगा CH3 इथेन। तो ये सी की मैचिंग आर से हो जाएगी, सी की मैचिंग आर से। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। और ये देखो जरा, ये बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस से LCl3, या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और बन जाएगा यहाँ पर क्या? टॉलुइन। क्लियर है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो डी की मैचिंग एस से, आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। 89 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन बेटा 90, एसर्शन और रीजनिंग का फिर से कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि डेल्टा ई बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, और फ्री एक्सपांसन है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, और एडियाबैटिक है तो Q बराबर हो जाएगा 0, यानी हीट का कोई चेंज नहीं, इसका मतलब डेल्टा ई बराबर 0, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं तो ई क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है। वर्क डन इज 0, बिल्कुल बात सही है, वर्क डन इज 0, और हीट का कोई एक्सचेंज नहीं, यानी Q बराबर 0, ये बात सही है। और रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। क्लियर बेटा? तो उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और पेपर भी आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप FST देते रहिए और अच्छा नंबर लाते रहिए, और इसी साल आपको सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच।